हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया, फाइन। चलिए आज शुरू करते हैं बेटा लेक्चर नंबर 10। और इसमें हम वीबीटी पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो लास्ट टर्न पे हमने क्या कहते हैं पढ़ा था, शुरुआत कर दी थी। और मैंने आपको कहा था कि मैं लिगेंड के बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो आज उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और आइए एज यूजुअल सबसे पहले अपन क्या देख लें बेटा, कमेंट्स। ओके चलिए, अमन शर्मा पहला जो क्वेरी आ रही है वो ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स को लेके आ रही है बेटा। ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये मैं आपको सीएफटी में समझाऊंगा बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। वीबीटी तक आ ही गए, बस इसके जस्ट बात क्या है, सीएफटी है, तो उसमें आपको ये बात अपने आप समझ में आ जाएगी। ओके चलिए आगे आगे आगे। थैंक यू राजबृंद सिंह, थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। रोशन थैंक यू। आगे मोही आर्या, थैंक यू वेरी मच बेटा। आयुष देखते हैं बेटा लेट्स सी, ठीक है। ऑर्गेनिक के बारे में भी देखेंगे आगे। प्रवीण शंकर पूछा है सर डीपीपी नहीं आ रहा है। डीपीपी बेटा आज 200%, वो कुछ रीज़न था जिस वजह से नहीं आ पा रहा था। मैंने उस दिन देखा था, वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं उस प्रोसेस को मतलब कंप्लीट 101% सॉर्ट आउट कर दूंगा और आपको आज से या फिर मंडे से 100% डीपीपी मिलने लगेंगे। ओके चलिए आगे। एक राजकुमार करके बच्चा है, वो पूछा है सर SP2D क्या नहीं आएगा क्या ओओसी में? नहीं बेटा, देखो ऐसा है कि जो SP2D है वो ऐसा माना जाता है, लेकिन मुझे मतलब कहीं अथेंटिक सोर्स उसका कभी मिला नहीं, ठीक है। बेसिकली कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें बोल दिया जाता है कि इसमें SP2D हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन बेसिकली अभी उसके मुझे कोई अथेंटिक सोर्स मिले नहीं है। तो जो अथेंटिक है मैंने आपको वही बताया है, दैट्स वाई मैं फिलहाल SP2D पे मैंने कोई कमेंट नहीं किया है। ओके वंश थैंक यू बेटा। दुष्यंत थैंक यू वेरी मच। रोशन गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू वेरी गुड। मुकुल बस लगातार देख लो, बहुत से अच्छे हैं। कल मैंने बोला था ना धवल करके एक बच्चा है, वो और भी बहुत सारे बच्चे हैं। और ये देखो मुकुल लगातार नॉन स्टॉप ये हर एक लेक्चर देख रहे हैं भाई। डे 11 प्रेजेंट्स है, बहुत बढ़िया। चलो कार्तिक बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। पुष्पा थैंक यू वेरी मच बेटा। और संजू थैंक यू लव यू ऑल बेटा, गॉड ब्लेस यू। आगे और कोई डाउट नहीं है भाई। थैंक यू अमन पवन, सबको भाई बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू बेटा। और आगे 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 डाउट कोई डाउट? वॉरियर बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, क्या बात है। बस आप इसी तरह से अपनी वॉर जारी रखें और एंड टाइम तक पूरा पैशन, पूरा जुनून बनाए रखें, 101% सिलेक्शन होगा। गॉड ब्लेस यू बेटा आनंद, थैंक यू वेरी मच। अर्णव बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। फैक्ट 2 ओके बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, ऐसे ही पढ़ते रहो, बहुत बढ़िया। भौमिक स्टैंगनिक भौमिक, लव यू ऑल बेटा, गॉड ब्लेस यू। और कोई डाउट नहीं आ रहा क्या यार? फॉर्मूलाज विद आयुष, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। बहुत सारा प्यार मिल रहा है, क्या बात है, थैंक यू। मैं बिल्कुल फीलिंग लाइक अ किंग, बिल्कुल बहुत बढ़िया, थैंक यू। और कोई? शिवांश वेरी गुड बेटा, इसी तरह से पढ़ते रहो, थैंक यू। साहिल और कोई डाउट नहीं है क्या यार? सर 11th भी करवा दो, मुझे बोला जाएगा तो मैं बिल्कुल करा दूंगा बेटा, मैंने कब मना किया, बिल्कुल करा देंगे। 11th भी करा देंगे, अगर मेरे को बोला जाएगा तो मैं 11th की भी जो भी चैप्टर्स हैं उनकी भी प्रिपरेशन करा दूंगा, ठीक है। आगे चलिए, अभी तक जितने नंबर ऑफ मैसेजेस आए हैं सब देख लिए। एक दो क्वेरीज थी डीपीपी के बारे में और एक ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में, होपफुली वो पूरी हो गई होगी, ठीक है। डीपीपी का आज 100% हो जाएगा, निश्चिंत रहना, दिस इज माय प्रॉमिस। ओके चलिए आइए शुरू करते हैं बेटा। अब आज वीबीटी जो मैंने लास्ट टर्न पे पढ़ा दिया था, बता दूं मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया था।
इन सब चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ये मैग्नेटिक मोमेंट किसी ने पूछा था सर ये कहाँ पढ़ते हैं, ये 11th में ही पढ़ा दिया जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाते समय, ठीक है। चलिए यहां तक मैंने सारी चीजें बता दी थी। अब मैं एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं बेटा किसका, SFL और WFL का। तो वैसे तो मैं SFL और WFL के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं पहले से ही, ठीक है, कि भाई इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, लिगैंड कहते हैं ये वो, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अभी और समझना बाकी है। तो आइए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो लिगैंड्स होते हैं वो यूजुअली दो टाइप के होते हैं, लोन पेयर देने की कैपेबिलिटी के बेसिस पर। लोन पेयर देने की कैपेबिलिटी के बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और एक होते हैं वीक फील्ड लिगैंड। अब इसको समझना है कि ये क्या है, मतलब लोन पेयर देने के बेसिस पे, देने की एबिलिटी के बेसिस पे, मतलब क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। होता क्या है आपने एक गेम सुना होगा सतोलिया, ठीक है ना। कुछ बच्चे उसको गिट्टू और पता नहीं किस किस नाम से भी जानते हैं, सत्तू, लाइक दैट। एक सतोलिया होता है जिसमें 7 पत्थरों को एक के ऊपर एक रख दिया जाता है और फिर बॉल ली जाती है, तेजी से हिट किया जाता है और वो 7 पत्थर क्या होते हैं? बिखर जाते हैं, करेक्ट। चलिए होता क्या है बेटा, जो डी ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल। अगर आपको कुछ 11th का भूला बिसरा याद हो तो 11th में एक डीजेनरेट ऑर्बिटल पढ़ाया गया था, अगर आपको याद हो तो। क्या पढ़ाया गया था बेटा? डीजेनरेट ऑर्बिटल पढ़ाया गया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी लेवल सेम हो, ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी लेवल सेम हो, उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोला जाता है। अब मान लो जैसे ये पांचों ऑर्बिटल हैं, इनका पांचों का अगर एनर्जी लेवल आपस में सेम है तो ये ऑब्वियसली क्या होंगे बेटा? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है बेटा, ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है इसके लिए एक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। वो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है कि भाई n एंड l की वैल्यू सेम होनी चाहिए। आई रिपीट, n एंड l की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ n एंड l कैसा होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। अब आप बोलेंगे क्या मतलब? मान लीजिए कि ये 3D ऑर्बिटल है तो n की वैल्यू, आई रिपीट, n की वैल्यू और l की वैल्यू क्या होगी? इन पांचों ऑर्बिटल के लिए सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इन पांचों ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू होगी 3 और l की वैल्यू क्या होगी? 2। बात समझ में आई? यानी कि n एंड l की वैल्यू सेम होनी चाहिए। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमने तो n प्लस l पढ़ा था। गलत, n प्लस l नहीं, n एंड l। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या फर्क पड़ता है n प्लस l और n एंड l में बोलने पे? भाई साहब बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्या मतलब सर? देखिए n प्लस l तो इसका भी सेम हो सकता है, किसका? 3p एंड 4s का। अगर आप 3p का n प्लस l देखें तो 4 आ रहा है और इसका n प्लस l देखें तो भी 4 आ रहा है। आई थिंक सबको पता होगा n की वैल्यू 3 हो गई, l की वैल्यू 1 हो गई, तो आप देख लीजिए 4 आ रहा है। अच्छा यहां पे ये 4 तो है ही और s के लिए l की वैल्यू क्या हो गई? 0, तो यहां पे भी 4 आ रहा है। तो अगर मैंने बोल दिया n एंड l की वैल्यू सेम होनी चाहिए, आई रिपीट मैंने क्या बोल दिया? n एंड l की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब तो ये बात सही होगी। लेकिन अगर मैंने बोल दिया n प्लस l की वैल्यू सेम होनी चाहिए तो ये बात गलत होगी, क्योंकि n प्लस l का मतलब सेम होने का मतलब है 3p और 4s का भी फिर एनर्जी लेवल आप बोलोगे कि सेम होना चाहिए। गलत, उनका एनर्जी लेवल आपस में सेम नहीं होता। तो ध्यान रखिए डीजेनरेट ऑर्बिटल के लिए, आई रिपीट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो ये होती है क्या? कि वैल्यू ऑफ n एंड l सेम होना चाहिए। पांचों के लिए n की वैल्यू 3 है, पांचों के लिए l की वैल्यू 2 है। दैट्स ऑल। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे चलिए, मान लिया n की वैल्यू सेम होनी चाहिए, n एंड l की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मान लिया। और क्या है? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड
एब्सेंट होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड क्या होता है? देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होता है, मान लीजिए कोई सेंट्रल मेटल एटम है और उसको किसी ने लोन पेयर दिया, आई रिपीट, उसको किसी ने लोन पेयर दिया, तो लोन पेयर देने की वजह से क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर आने की वजह से सेंट्रल मेटल एटम में क्या हुआ, चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड अपीयर हो गया। मतलब बाहर से एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आ रहा है तो उसकी वजह से एक नेगेटिव फील्ड अपीयर हो गया, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आ गया बाहर से। तो ऐसा होने से क्या होता है, जो सीएमए के खुद के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, दोनों में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और रिपल्शन की वजह से डी ऑर्बिटल अपनी डीजेनरेसी को खो देते हैं। तो जब डी ऑर्बिटल अपनी डीजेनरेसी को खो देते हैं तो डी ऑर्बिटल दो पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं। कितने पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं बेटा, दो पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं। एक पार्ट जो होता है, आई रिपीट, एक पार्ट जो होता है वो दो डी ऑर्बिटल का होता है, ठीक है, और एक पार्ट जो होता है वो तीन डी ऑर्बिटल का होता है। दो डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर, और ये तीन ऑर्बिटल जो होते हैं वो होते हैं डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, करेक्ट। तो कुल मिलाकर के इस तरह से दो पार्ट में ये ब्रेक हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं डीजेनरेसी क्या हो गई, खत्म हो गई। आई रिपीट, डीजेनरेसी क्या हो गई, खत्म हो गई। लेकिन इसी बात को हम दूसरी तरह से भी कहते हैं कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए। आई रिपीट, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए, टूट गए, दो पार्ट में टूट गए। किसकी वजह से टूट गए, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड आने की वजह से टूट गए। तो अब आप बोलेंगे मतलब क्या हुआ सर, आइए उसको भी समझते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, एक गेम होता है सतोलिया। तो सतोलिया में जो वो 7 पत्थर हैं, आप उनको 7 पत्थर मत मानिए, आप उनको 5 डी ऑर्बिटल मानिए। क्या मानिए, 5 डी ऑर्बिटल मानिए। और आप नहीं है, आप कौन है, लिगैंड है। आप कौन है, लिगैंड है। और आपके हाथ में जो बॉल है वो बॉल नहीं, वो लोन पेयर है। तो जब लिगैंड अपना लोन पेयर देगा तो वो 5 डी ऑर्बिटल क्या होंगे, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड। बाहरी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड आने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, लोन पेयर के आने की वजह से, इलेक्ट्रॉन पेयर के आने की वजह से जो रिपल्शन होगा किनके बीच में, जो सीएमए के पास पहले से इलेक्ट्रॉन थे उनके और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होगा, सब नेगेटिव चार्ज के बीच में जो रिपल्शन होगा, उस रिपल्शन से डी ऑर्बिटल दो पार्ट में ब्रेक हो जाएंगे और इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग। और जैसा कि आप जानते हो भाई, हर तरह के होते हैं यार, ठीक है ना। कोई बहुत ताकत के साथ फेंकेगा, कोई उतनी ताकत के साथ बॉल को नहीं फेंक पाएगा। तो सबकी स्ट्रेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। मेरी स्ट्रेंथ अलग होगी, आपकी अलग होगी, उसकी, इसकी, उसकी, सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ होगी। कोई तेजी से फेंक देगा, कोई धीरे फेंक पाएगा, सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ होगी। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब कोई लोन पेयर दे रहा होता है तो यह देखा जाता है कि कौन कितना आसानी से लोन पेयर दे सकता है। जो जितना आसानी से लोन पेयर दे सकता है, यानी कि वो सीएमए के चारों ओर उतना अच्छा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपीयर कर सकता है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फील्ड, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है वो अपीयर कर सकता है, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल बड़ी आसानी से रिपल्शन पाके क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। अच्छा, अगर किसी लिगैंड में लोन पेयर देने की नेचर कम है तो हम कहेंगे देखो यार इसकी स्प्लिटिंग पावर कम है। लेकिन अगर किसी लिगैंड में लोन पेयर देने की पावर ज्यादा है तो हम कहेंगे देखो यार ये डी ऑर्बिटल को कितना आसानी से और कितना ज्यादा स्प्लिट कर रहा है, देखो यार इसकी स्प्लिटिंग पावर ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, किसी में लोन पेयर देने की एबिलिटी ज्यादा होती है, किसी में लोन पेयर देने की एबिलिटी
कम होती है। तो जो लिगेंड्स लोन पेयर ज्यादा देते हैं उनकी स्प्लिटिंग पावर हाई होती है, वो डी ऑर्बिटल को ज्यादा स्प्लिट कर देते हैं, ज्यादा आसानी से और ज्यादा अच्छे से तोड़ देते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। और जिन लिगेंड्स में लोन पेयर देने की पावर कम होती है उनकी हम कहते हैं कि यार देखो स्प्लिटिंग पावर कम है और वो इतना आसानी से वो इतना ज्यादा डी ऑर्बिटल को अलग नहीं कर पाते, मतलब इतना ज्यादा ब्रेक नहीं कर पाते जितना ज्यादा कि एसएफएल कर देते हैं। तो इसको हमने क्या बोला, स्प्लिटिंग पावर नाम दिया। डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करने की पावर होती सब में है, लेकिन किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। जिनमें ज्यादा होती है उनको हमने एसएफएल बोला, जिनमें कम होती है उनको हमने डब्ल्यूएफएल बोला। तो डी ऑर्बिटल इस तरह से क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे भाई, किस में पढ़ेंगे, सीएफटी में। तो उसके लिए आपको तब तक सीएफटी का इंतजार करना पड़ेगा, ये बात क्लियर है। उसके लिए कितना, कब तक का इंतजार करना पड़ेगा भाई, हेलो सुनाई दिया, हाँ, कहां तक का इंतजार करना पड़ेगा, सीएफटी का इंतजार करना पड़ेगा। तो आइए वापस से मुद्दे पे चलते हैं, जो काम की बात चल रही थी, ध्यान से देखिए, शुरू करते हैं। दो तरह के लिगैंड होते हैं, वन इज एसएफएल, अनदर इज डब्ल्यूएफएल। एसएफएल स्ट्रॉन्ग फील्ड, डब्ल्यूएफएल वीक फील्ड, ये पॉइंट आप जानते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, एसएफएल में लोन पे देने की एबिलिटी ज्यादा होती है और डब्ल्यूएफएल में लोन पे देने की एबिलिटी कम होती है। तो एसएफएल की स्प्लिटिंग पावर ज्यादा होती है, डब्ल्यूएफएल की कम होती है। ये अब आप जान गए हैं, अभी मैंने समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा याद करिए, कल मैंने समझाया था एसएफएल में एक एबिलिटी होती है, खासियत होती है, स्पेशलिटी होती है, वो अनपेयर्ड को क्या कर देता है, पेयर्ड कर देता है। याद करिए कल बताया था। लेकिन बेचारा डब्ल्यूएफएल की इतनी हिम्मत नहीं होती, इतनी औकात नहीं होती कि वो अनपेयर्ड को पेयर्ड कर दे, तो वो उनको वैसा का वैसा ही रहने देता है। तो हम एसएफएल में कहते हैं कि देखो भाई कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, इसमें कहते हैं देखो भाई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आई रिपीट, पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी बता करके चुका हूं, वही अनपेयर्ड को क्या कर देता है, पेयर्ड कर देता है, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने से मेरा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाते हैं। ये नॉर्मल ऑर्बिटल्स में अलग पैटर्न होता है और आपके क्या कहते हैं, स्प्लिटेड जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनमें डी ऑर्बिटल में क्या होती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, उनमें ये पैटर्न अलग होता है। ओके, फिर ये मैंने बताया था कि जो इनर ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, ये एसएफएल क्या करते हैं, अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करते हैं, डब्ल्यूएफएल बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एसएफएल तो क्या करेगा, अनपेयर्ड को पेयर्ड करा के अंदर वाले डी ऑर्बिटल खाली करा देगा, लेकिन डब्ल्यूएफएल ये काम नहीं कर पाएगा। वो तो बेचारा देखेगा जहां जगह खाली है वहीं जाके बैठना है साहब। तो ये नेचर होता है। अच्छा, जो एसएफएल होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कराने की वजह से उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, उसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा, वो अनपेयर्ड कंपैरेटिवली बढ़े रहते हैं, तो उसको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब आपने एक वर्ड नोटिस किया होगा, मैंने बोला कंपैरेटिवली, कहने का मतलब यह है कि जब आप लो स्पिन हाई स्पिन को कंपेयर कर रहे हो, आई रिपीट, जब आप लो स्पिन हाई स्पिन को कंपेयर कर रहे हो, तो टेक्निकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल सेम होने चाहिए। ये नहीं कि आपने बोल दिया कि एक में 2 अनपेयर्ड हैं, दूसरे में 5 अनपेयर्ड हैं, लेकिन मजे की बात, जिसमें 5 अनपेयर्ड हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भी 5 हैं, और जिसमें 2 अनपेयर्ड हैं उसमें इलेक्ट्रॉन 7 हैं। ऐसे नहीं होता है, ऐसे कंपेयर नहीं होता है कि 7 को 5 से कंपेयर कर रहे हैं, नहीं। हम क्या करेंगे, 5 मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो उन 5 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे बेटा, लिगेंड की प्रेजेंस में देखेंगे कि एसएफएल की प्रेजेंस में उसमें कितने अनपेयर्ड बचे और डब्ल्यूएफएल की प्रेजेंस में उसमें कितने अनपेयर्ड बचे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, लो स्पिन हाई स्पिन कंपेयर करते समय आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रखने हैं, हाँ, तब कंपेयर करेंगे। ये नहीं कि आपने 7 वाले को 5 से कंपेयर करा दिया, 8 वाले को 2 से कंपेयर करा दिया और बोल दिया इसमें इतने उसमें इतने, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। होपफुली आपको अच्छे से लिगेंड्स के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज सुनी होगी
जब आप 11th क्लास में थे तो उस समय आपने ये सीरीज सुनी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ली के काका नाना, मंगोलिया आए, मन जानकर फेंका कार्ड को, निकले सुबह पंजाब, हुआ क्यों हंगामा आगे और। ली जो है वो लिथियम है, के काका मतलब पोटेशियम, नाना सोडियम, बात समझ में आ गई। ली के काका नाना, मंगोलिया मैग्नीशियम, आए एल्यूमिनियम, मन बोले तो Mn, जान Zn, कर क्रोमियम, मन जानकर फेंका Fe, कार्ड Cd, को कोबाल्ट, निकले निकल, मन जानकर फेंका कार्ड को, ठीक है ना। ली के काका नाना मंगोलिया, मन जान के फेंका कार्ड को, निकले सुबह, ठीक है ना, Sn, Pb पंजाब, हुआ H2 आगे Ag और Au, ठीक है ना, क्यों Cu, हंगामा Hg और ये वो लाइक दैट। तो ये एक पूरी की पूरी एक सीरीज होती है। ली के काका नाना, मंगोलिया आए, मन जानकर फेंका कार्ड को, निकले सुबह पंजाब, हुआ क्यों हंगामा आगे और। ये पूरी की पूरी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम इसको नाम से जानते हैं। और ये 11th में भी आपने पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो चिंता ना करें। मैं क्या कहते हैं यहाँ पे जब मेटलर्जी पढ़ाऊंगा तो मेटलर्जी में मैं आपको ये जो पूरी की पूरी जो ट्रिक है वो मैं आपको बता दूंगा, लिखा दूंगा और समझा दूंगा, ठीक है ना। और इसके बेसिस पे आप निश्चिंत रहना, मैं पूरी मेटलर्जी को प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब यूं मान लो कि ये मेटलर्जी इसके चारों ओर घूमती है, एक तरह से देखा जाए ये जो मैंने अभी ट्रिक बोली है उसके चारों ओर। ओके चलिए, तो अब जिस तरह से वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वैसे ही ये एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। आई रिपीट, वैसे ही ये क्या है बेटा, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। और क्या कहते हैं, ये सीरीज हमें याद रखनी है। मैंने इसकी भी कुछ ट्रिक्स बनाई हैं, वो ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए, आप उनको लिख लीजिएगा। मैं धीरे धीरे बोलूंगा और आप अपना कॉपी पेन लेकर के क्या करना, पहले तो ये देखो मैं सामने से हट गया स्क्रीन के, पहले तो आप क्या करना बेटा, ये वीडियो को पॉज करना और ये पूरी की पूरी ट्रिक पूरी की पूरी सीरीज एज इट इज लिख लेना। देन उसके बाद जब मैं ट्रिक बोलूं तो इनके बीच बीच में लिखते चले जाना, यानी कि कहने का मतलब है इनके बीच में इतनी स्पेस छोड़ना कि इनके बीच में आप वो सब कुछ लिख सको जो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, दूसरी बात, वो लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिरकार ये है क्या, तो जरा ये भी समझ लो। ये जो लिगेंड्स होते हैं उनके लोन पेयर देने की एबिलिटी के बेसिस पे एक सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन सब में पूछा जाए सबसे कम लोन पेयर देने की नेचर किसकी होती है भाई, I-, कहने का मतलब है इसकी स्प्लिटिंग पावर सबसे कम होती है। और अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग पावर किसकी होती है तो भैया CO की होती है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये एक पूरा का पूरा सीक्वेंस है। अब आप बोलेंगे सर आपने इसलिए तो नहीं लिखा है ऐसे 4 सेगमेंट में कि आगे जगह खत्म हो गई। नहीं भाई, जगह वगैरह खत्म नहीं हुई थी, अभी और आराम से जा सकता था, ठीक है ना। मैं चाहता तो इसको पूरा एक सीक्वेंस में लिख सकता था, और कंप्यूटर है बेटा, वहां पे तो कुछ भी पॉसिबल है। आराम से फॉन्ट को छोटा करो, पूरी सीरीज एक ही बार में लिख दो, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं था। द बेसिक रीजन इज दिस कि मैंने जो इसको इस तरह से लिखा है 4 सेगमेंट में, कितने सेगमेंट में, 4 सेगमेंट में, मैं इसका कहीं और यूज करूंगा, ठीक है ना, कुछ और चीजों को समझाने के लिए यूज करूंगा। तो इसलिए मैंने पूरी सीरीज को कितने सेगमेंट में लिखा है बेटा, 4 सेगमेंट में लिखा है। आई रिपीट, पूरी सीरीज को मैंने कितने सेगमेंट में लिखा है, 4 सेगमेंट में जानबूझ के लिखा है। तो आप भी इस पूरी सीरीज को कितने सेगमेंट में लिखेंगे, 4 सेगमेंट में लिखेंगे। ओके चलिए, तो ये पहले पूरी सीरीज कॉपी कर लीजिए और देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। इतनी देर में उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो पॉज करके अच्छे से सारी चीजों को लिख लिया होगा। तो अब मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इंडियन बैंक सिक्योरिटी, इंडियन, लिखते जाइए जल्दी जल्दी, इंडियन बैंक सिक्योरिटी, इंडियन बैंक सिक्योरिटी कल सुबह निकली, फिर कल सुबह निकली, फिर इंडियन बैंक सिक्योरिटी कल सुबह निकली, फिर लिख लिया भाई, इंडियन बैंक सिक्योरिटी कल सुबह निकली, फिर आगे
ओ इतनी ऑक्स, इतनी ऑक्स, कितनी, इतनी, ओ इतनी ऑक्स ऐसे आके नाचती इधर, ओ इतनी ऑक्स ऐसे आके नाचती इधर। देखिए जो भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं थोड़ा सा उनके ऊपर आप फोकस करिएगा। जैसे मैंने बोला ऑक्स मतलब ऑक्सिलेट, ऐसे मतलब एसिटेट, आके मतलब एक्वा, इधर ईडीटीए। तो थोड़ा सा मेरे वर्ड्स पे फोकस करिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ओ इतनी यानी कि इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। ओ इतनी ऑक्स आके, सॉरी, ओ इतनी ऑक्स ऐसे आके नाचती इधर। आगे लिखिए, नहीं पाई इना डीका, नहीं पाई इना डीका, नाइस सीएन कंपनी, नाइस सीएन कंपनी। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है। एक्चुअल में ये पूरी जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो ये अगर आपको याद है तो आप बड़े आराम से, बहुत मतलब ये सीरीज आपके कई जगह काम आने वाली है। कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है, किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें क्या होती हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वो सब इस सीरीज में छुपी हुई हैं। तो सीरीज आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये पूरी की पूरी ट्रिक आपको लिखाई है। अब आगे ये जो होता है I माइनस से लेकर के EDTA4 माइनस, इन सबको बेटा माना गया है WFL। क्या माना गया है? WFL। और इनको अमोनिया से लेकर के CO तक को माना गया है SFL। तो जरा दोबारा से ध्यान से चीजों को सुन लेना और समझ लेना। अगर आपसे बोलूं इन सब में सबसे बेस्ट SFL कौन है भाई? CO है। सबसे बेकार कौन है? अमोनिया है। अच्छा, इन सब में सबसे क्या कहते हैं जो बेस्ट WFL है वो I माइनस है, बहुत ही वीक फील्ड लिगेंड है। बात समझ में आ रही है? और ये क्या है, ये फिर भी थोड़ा ज्यादा आसानी से दे देता है। कहने का मतलब है यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, हर जगह जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं लोन पेयर देने की एबिलिटी बढ़ती जा रही है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये चीज ध्यान रखिए, ये सीरीज आपको पूरी पता होनी चाहिए। अब आगे ये है हमारा एक QSP, क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट। बहुत ध्यान से और अच्छे से इस चीज को आप समझ लीजिए। ये मैंने इसीलिए यहां पे लिखा है ताकि आपको काफी हद तक हेल्प मिल सके। ये सीरीज देखने के बाद बहुत से बच्चों के मन में आता है यार वो WFL क्यों है, यार वो SFL क्यों है। देखो यार सीधी सी बात है, बेसिकली 4 तरीके के डोनर एटम होते हैं। कितने तरह के डोनर एटम होते हैं? 4। या तो नाइट्रोजन होगा, या ऑक्सीजन होगा, या कार्बन होगा, या फ्लोरीन होगा, हैलाइड होगा। ज्यादातर यही डोनर एटम होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन। ज्यादातर यही डोनर एटम होते हैं। जैसे आप देखिए ये सब हेलोजन है, हाँ या ना? और देखते जाइए, जैसे कि ये आपका ये हेलोजन है, मान लो चलो ये तो सल्फर है, कुल मिलाकर के लेकिन है तो किसका? ऑक्सीजन फैमिली का। और इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है, ये देखो फिर हेलोजन आ गया। ये इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम है, ठीक है ना, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों डोनर एटम है। यहाँ पे सब में नाइट्रोजन डोनर एटम है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन भी, नाइट्रोजन भी, यहाँ पे कार्बन। मतलब कहने का यह है कि ज्यादातर डोनर एटम या तो कार्बन होते हैं, या नाइट्रोजन होते हैं, या ऑक्सीजन होते हैं, या हेलोजन होते हैं। तो अब जिसकी लोन पेयर देने की एबिलिटी ज्यादा होगी वो SFL होगा, और जिसकी लोन पेयर देने की एबिलिटी कम होगी वो WFL होगा। सिंपल। SFL कौन होगा? जिसकी लोन पेयर देने की एबिलिटी ज्यादा होगी। लोन पेयर ज्यादा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा, d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। उल्टा बोलिए, लोन पेयर देने की एबिलिटी कम होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम जाएगा यानी कि रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन कम होगा तो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी तो लेकिन कम होगी। तो सीधी सी बात है, डोनर एटम का सारा खेल होता है। तो आप देखिए हैलाइड और ऑक्सीजन जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, आई रिपीट, जिनकी
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, ठीक है। वो WFL टाइप के होते हैं, यानी कि उनमें लोन पेयर देने की एबिलिटी कम होती है और वो वीक फील्ड लिगैंड की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जिनमें नाइट्रोजन को ले लीजिए, कार्बन को ले लीजिए, जिनकी EN कंपैरेटिवली कम होती है, उनमें लोन पेयर देने की एबिलिटी ज्यादा होती है और वो SFL की कैटेगरी में आते हैं। तो EN ज्यादा, लोन पेयर देने की एबिलिटी कम, स्प्लिटिंग पावर कम, WFL। EN कम, लोन पेयर देने की एबिलिटी ज्यादा, स्प्लिटिंग पावर ज्यादा, SFL। तो ये एक आपको सपोर्ट करेगा लिगेंड्स को पहचानने में कि यार कौन SFL हो सकता है और कौन WFL हो सकता है। तो ये QSP बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपकी काफी हेल्प करेगा। अब आप बोलेंगे भाई कैसे हेल्प करेगा, हमें पहले वो बताओ कि ये इस तरह से हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं वो कैसे हेल्प करेगा। जस्ट ए सेकेंड, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर लिए लेते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे हेल्प करेगा पहचानने में। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आया, डिफाइन द नेचर ऑफ लिगैंड, लिगैंड का नेचर बताइए। अब आप देखिए जनरल फॉर्मूला तो सेम है, NO2 माइनस, ये भी दोनों सेम है, लेकिन ये NO2 माइनस को मैंने इस तरह से लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे नाइट्रोजन जो है वो डोनर एटम है, यानी कि नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है। आई रिपीट, नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है। और यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, ONO माइनस लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन डोनर एटम है। वहां तो नाइट्रोजन डोनर एटम था, यहां पे कौन है, ऑक्सीजन डोनर एटम है। अब आपसे मैं पूछूं बताइए इसमें से कौन SFL है और कौन WFL है, तो बहुत से बच्चों को धोखा हो जाता है, बोलते हैं यार दोनों सेम ही तो है। नहीं, जब नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है, आई रिपीट, जब नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना मैसेज में, हाँ बताना कि नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है और जब ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है तो क्या दोनों को मैं SFL या WFL ही मानूंगा या कुछ अलग अलग मानूंगा। ऑब्वियसली बिल्कुल सही आवाज मेरे कानों में आ रही है, मुझे पता है आप इस समय यही कह रहे हो, नहीं सर अलग अलग मानेंगे। कैसे, NO2 माइनस जब नाइट्रोजन डोनर एटम है तो मैं NO2 माइनस को एक तरह से SFL की कैटेगरी में रखूंगा, लेकिन जब ऑक्सीजन डोनर एटम है तो मैं इसको एक तरह से WFL की कैटेगरी में रखूंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई NO2 माइनस है SFL है, ONO माइनस है वो साहब WFL है। और आपको याद करिए मैंने IUPAC पढ़ाते समय, वो नॉमेनक्लेचर कराते समय, उसके पहले लिगैंड के बारे में बताते समय जब मैंने एम्बीडेंटेड लिगैंड के बारे में बताया था, तब मैं इनका नाम आपको बता चुका हूं। ये कौन है बेटा, नाई ट्राई टो एन, और ये कौन है बेटा, नाई ट्राई टो ओ। तो नाइट्राइट्रो N SFL है, नाइट्राइट्रो O WFL है, बात खत्म। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइए वो भी देख लेते हैं। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है मेंस में, और इस तरह के आगे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, अरेंज द लिगेंड ammonia, EN, CN, CO, the correct order of their increasing field strength, यानी कि इनकी स्प्लिटिंग पावर के बेसिस पे इनको अरेंज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बेटा वही टच कर सकता है, आई रिपीट, इस तरह के क्वेश्चन को छूने की हिम्मत वही कर सकता है जिसने मेरी बताई हुई क्या कहते हैं ट्रिक को फॉलो किया होगा। ठीक है ना, जो मैंने बताई है टेक्निक, अगर उसको आपने फॉलो किया होगा तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को टच कर सकते हैं। कैसे, एक तो इसमें दिया हुआ है अमोनिया, क्या दिया हुआ है, अमोनिया। एक इसमें दिया हुआ है छोटा छोटा है भाई EN दिया हुआ है, ये रहा EN। और एक इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, CO और CN। तो अब आप देख लीजिए सबसे ज्यादा कौन है बेटा, CO, देन उसके बाद कौन है बेटा CN माइनस, देन उसके बाद कौन है EN, और आखिरी में जाके कौन है बेटा, अमोनिया। कौन है, अमोनिया। यस और नो। तो फाइनल आंसर अगर मैं इस पे ध्यान से देखूं, आई रिपीट फाइनल आंसर मैं ध्यान से देखूं तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, बॉम्बे।
तो मेरे हिसाब से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको इनकी स्प्लिटिंग पावर बतानी थी, आंसर आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, इस तरह के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं आपके सामने। ये क्वेश्चन वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसने मेरे इस क्यूएसपी को बहुत ध्यान से सुना होगा और पढ़ा होगा और अपने दिमाग में छाप लिया होगा। इस तरह के क्वेश्चन वही बच्चा छू सकता है, अदरवाइज कोई बच्चा इस बारे में फिर सोच भी नहीं सकता कि एक ही लिगैंड दिखाई दे रहे हैं, बस डोनर एटम अलग अलग हैं और बताइए उसके बेसिस पे एक को एसएफएल और दूसरे को डब्ल्यूएफएल बोल दिया। तो ये वही बच्चा बता सकता है जिसने इस क्यूएसपी के बारे में ईमानदारी से पढ़ा होगा। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले पॉइंट पे आते हैं जल्दी से। हाँ, अब बात आती है बेटा वीबीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हमें फाइंड आउट करना है तो पहले हमें ज्योमेट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, आई रिपीट कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो भैया हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है वो एसपी होगा, ज्योमेट्री फिक्स है वो लीनियर होगी। अभी उन पे ध्यान मत देना, एग्जांपल्स पे जितना बता रहा हूं सिर्फ उस पे फोकस करिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो sp2 फिक्स है और ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहां पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। अब आप बोलेंगे सर कैसा ट्विस्ट आ जाता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, जस्ट ए सेकेंड। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो दो तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल होती हैं। आई रिपीट, दो तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल होती हैं। पहली ज्योमेट्री पॉसिबल होती है टेट्राहेड्रल, दूसरी ज्योमेट्री पॉसिबल होती है स्क्वायर प्लेनर। अब बात आता है कि भाई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कब कब हो सकती है, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो या d3s हो। जी हां, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो या d3s हो, दैट्स ऑल। आगे अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि अगर स्क्वायर प्लेनर है तो वो कब होगी, जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो। और ध्यान रखिएगा dsp2 कब होगा, ये 2 यहां पे गायब हो गया, ये मैंने यहां लिख दिया है। dsp2 कब होगा, जब यहां पे d ऑर्बिटल dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। और यहां पे d3s कब होगा, जब ये dxy yz और zx होंगे। जी हां, ये 3 d ऑर्बिटल होंगे। तो मैं दोबारा बोल देता हूं क्या, कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, आई रिपीट, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ये मैंने स्टार लगा दिया है, ध्यान रखना, ठीक है। 2-4 और लगा देता हूं ताकि आपको पता रहे कि भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। जरा ध्यान से सुनिएगा क्या, कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते समय इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा, दो तरह की ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल कब कब पॉसिबल है, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो या d3s हो। स्क्वायर प्लेनर कब पॉसिबल है, जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो। d3s में 3 d ऑर्बिटल dxy yz और zx होते हैं, जबकि यहां पर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। यह बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है भाई, अच्छे से समझ में आई। चलिए अब आप बोलेंगे सर ये सामने जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल sp3 के हैं। तो फिर आप बोलेंगे सर d3s के एग्जाम्पल कौन से हैं, d3s के एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, MnO4 माइनस VO4 3 माइनस CrO2 Cl2 CrO2 F2, और भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और भी हैं जैसे CrO4, यहां जगह नहीं है इसलिए रहने देते हैं, ऐसे ही सुन लीजिए। और भी हैं जैसे CrO4 2 माइनस यानी कि क्रोमेट, Cr2O7 2 माइनस यानी कि डाइक्रोमेट, ऐसे और भी एग्जांपल हैं। तो क्या साहब आगे नहीं बताओगे, अरे कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल बताएंगे। जब जो चीज जहां आएगी वहां पे उस चीज को प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, नीड नॉट टू वरी। ओके चलिए, आप इनऑर्गेनिक का आनंद लें, आप सुरक्षित हाथों में हैं। बात समझ में आई, कभी प्लेन में बैठे हो
तो प्लेन में क्या बोला जाता है, आप यात्रा का आनंद लें, आप सुरक्षित हाथों में हैं। तो उसी तरह से मैं कह रहा हूं आप इनऑर्गेनिक का आनंद लें, आप सुरक्षित हाथों में हैं, ठीक है ना। तो मस्ती से पढ़ो यार, जस्ट चिल होकर के, ज्यादा परेशान मत हुआ करो, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई है भाई सभी बच्चों को कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर जो 5 है, आई रिपीट कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, वो भी भैया बहुत भयानक वाला है। क्या बताऊं, मतलब भयानक इन द सेंस बहुत ही धांसू है। इसमें एक बहुत शानदार चीज छुपी हुई है, बहुत ही शानदार चीज, जरा ध्यान से सुनना। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हम पढ़ते हैं तो दो तरह के हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन दिमाग में आते हैं। एक दिमाग में आता है sp3d और एक दिमाग में आता है dsp3। अच्छा, बहुत से बच्चों के दिमाग में एक गलत परसेप्शन बना होता है। आप मुझे मैसेज करके जरूर बताना कि हाँ आपके दिमाग में ये सोच थी या नहीं थी, मैं जानना चाहता हूं। बहुत से बच्चों के दिमाग में गलत थॉट बना रहता है, गलत परसेप्शन बना रहता है। क्या भाई, अगर sp3d हो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोला ना, और भाई अगर dsp3 हो तो स्क्वायर पिरामिडल बोला ना। ऐसी बच्चों के मन में गलत सोच रहती है। पता नहीं ये कैसे फीड हो जाती है, समय के साथ फीड हो जाती है या कोई फीड कर देता है, गॉड नोस बेटर। लेकिन सच्चाई यही है, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है। क्या, देखो बेटा sp3d है तो ये मान लेना, देखो dsp3 है तो ये मान लेना। गलत, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब सर? मतलब यह है कि चाहे हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो, चाहे हाइब्रिडाइजेशन dsp3 हो, कुछ भी हो, sp3d हो या dsp3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो सकती है। इसी तरह से चाहे हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो या dsp3 हो, ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल हो सकती है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो फिर एक्चुअल में फिर समस्या कहां आ रही है? द बेसिक रीजन इज दिस, क्या कि अगर d ऑर्बिटल dz स्क्वायर हो, और वो वहां पे बिल्कुल साफ, आई थिंक प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं, ये ब्लर हो गया है, ठीक है। जब d ऑर्बिटल dz स्क्वायर हो और क्या हो बेटा, dz स्क्वायर हो, तो हाइब्रिडाइजेशन चाहे ये हो चाहे वो हो, बात समझ में आ रही है? ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगी। एंड बाय द एंड समरी इज दिस, जब d ऑर्बिटल dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, क्या हो, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, तो चाहे हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो चाहे dsp3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता क्या कि फाइनल हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यही होगा। आई मीन क्या कहते हैं, ज्योमेट्री क्या होगी, यही होगी, दैट्स ऑल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फर्क नहीं पड़ता। d ऑर्बिटल ये होना चाहिए dz स्क्वायर, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, d ऑर्बिटल dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होना चाहिए, ज्योमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिडल, दैट्स ऑल। अच्छे से समझ में आया? चलिए, ये सारे एग्जांपल्स बाकायदा हम डिस्कस करेंगे, आप चिंता ना करें। आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बहुत ही सज्जन है, बिल्कुल मेरी तरह, बहुत ही सज्जन, संस्कारी, व्यवहारी, सुंदर, सुशील, गुणवान, जस्ट लाइक मी। ओके, बहुत ही सज्जन है, बहुत ही सज्जन। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहता है कि भाई तुम चाहे d2 sp3 बना लो, चाहे sp3 d2 बना लो, मैं तो ऑक्टाहेड्रल ही रहूंगा, दैट्स ऑल। d ऑर्बिटल फिक्स है dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फिक्स है। और क्या कहते हैं, जो दो d ऑर्बिटल होते हैं वो ये फिक्स हैं। और वो कहता है चाहे हाइब्रिडाइजेशन d2 sp3 बना लो चाहे sp3 d2 बना लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यही रहूंगा, दैट्स ऑल। क्या रहूंगा? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल रहूंगा, दैट्स ऑल। तो ये थे हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे, ठीक है, ज्योमेट्रीज। अब बहुत से बच्चों को एक डाउट आएगा, सर आपने जब आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी तो उस समय आपने कहा था हमारे सिलेबस में केवल 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, 4 और 6। हाँ तो सही तो कहा था, तो सर यहां तो आपने बहुत सारे बता दिए। अरे भाई, हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है।
आइसोमेरिज्म जब पढ़ते हैं तो सिर्फ 2 की ही पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 की। हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ते हैं तो सभी का पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं, जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले मॉलिक्यूल्स की है। उसी में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 6 और 4 ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात आती है बेटा वीबीटी की। तो बोलेंगे अभी तो, अब आप बोलोगे सर वीबीटी तो चल रहा है इतनी देर से। हाँ बात तो सही है, वीबीटी चल रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हम पढ़ेंगे इसके शानदार एग्जाम्पल, और मैं आपको सिखाऊंगा कॉम्प्लेक्स देख करके हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका, कि भाई किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है और वीबीटी का उसमें कैसे यूज किया जाता है। आइए, और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि भाई आखिरकार इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सब तैयार हो? चलो पहला एग्जांपल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जानते होंगे मैं क्या लिखने वाला हूं, क्योंकि वो हमारा बहुत ही वेल नोन और फेवरेट एग्जांपल है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, K4FeCN होल 6। ये बेचारा बहुत ही हमारा सच्चा साथी है, ये हमारा कभी मतलब साथ नहीं छोड़ता है। EN हो तो भी हम इसी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। और सिनर्जिक बॉन्डिंग में भी कई बार इसी को हम देखते हैं, और क्या कहते हैं IUPAC पढ़ाते हैं तो भी इसी को देखते हैं, कभी कभी आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो भी इसी को देखते हैं, कई बार क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो भी इसी को देखते हैं। बड़ा सच्चा साथी है, हमारे सुख दुख का यही साथी है, ठीक है ना। तो आइए जरा ध्यान से देखिए। तो K4FeCN होल 6। और रही बात एक और, क्या इससे क्या समझते हैं आप, इससे क्या सीख मिली आपको, क्या समझे? ये सच्चा साथी है तो इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने ये सीखा कि देखो एक मॉलिक्यूल के ऊपर कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसका EAN पूछा जा सकता है, उसका नॉमेनक्लेचर पूछा जा सकता है, उसकी आइसोमेरिज्म पूछी जा सकती है, उसमें क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है। एक अकेले मॉलिक्यूल से ना जाने कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। आइए आगे बढ़ते हैं। जब भी आपसे बोला जाए कि भाई चलो बताओ K4FeCN6 में आयरन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम लो और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे फोकस करो। तो कितनी होती है? +2। तो एक मैं बताऊंगा, बाकी सारे एग्जांपल आप करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। Fe जो है बेटा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। ये मैं यहां पे नंबर लिखे देता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, नंबर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सोचना है। तो ऑक्सीडेशन सोच लिया। नंबर 2, अब आपको यह देखना है कि इसके d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आई रिपीट, d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इसको मैं dn से लिख रहा हूं। किससे लिख रहा हूं? dn से। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, ओके। तो भाई Fe जो होता है +2 होता है, तो अगर ये 3d6 और ये 4s2 है, तो +2 होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए। यानी कि अगर मैं बात करूं तो dn में n बराबर कितना रह गया? 6 रह गया, यानी कि d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। चलिए नंबर 3, लिगेंड कैसा है? SFL है। लिगेंड कैसा है? SFL है। बात समझ में आ रही है? ये लीजिए, लिगेंड कैसा है? SFL। नंबर 4, लाला ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो देखिए ऑक्सीडेशन से हमें पता चल गया कि D में कितने इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड हमने देख लिया, अच्छा SFL है। तो SFL से हमें यह समझ में आ गया कि IOC और OOC में से IOC होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देख लिया कितना है? 6 है। तो एक बात फिक्स है कि ये या तो ये ज्यादातर क्या चांसेस है कि ये होना चाहिए D2sp3। क्या होना चाहिए? D2sp3 होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे ये सब पॉसिबिलिटी वर्ड क्यों लगा रहे हो? अरे भाई SFL है तो IOC बनेगा, हाँ या ना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और SFL है तो D2sp3 बनेगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि क्या कहते हैं मतलब पॉसिबल है, पॉसिबल है? यूं बोलो कि होता है। नहीं,
ऐसा नहीं बोल सकता। तो अब आप बोलेंगे ये देखो हमने तो पहले ही कहा था इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन होता है। गलत सोचते हो आप, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन होता है मैं मानता हूं, लेकिन आप कंसेप्ट को भी एक्सेप्शन बता दो, ये गलत है। मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, आप खुद कहेंगे हाँ सर ये एक्सेप्शन नहीं है, ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है, इसको क्यों पता नहीं लोग बाग एक्सेप्शन बोल देते हैं। ये एक्सेप्शन नहीं है, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। कैसे, अभी उस पर भी आएंगे, चिंता ना करो। पहले जो चल रहा है उसको थोड़ा सा जो रायता फैला हुआ है उसको समेट लेते हैं। ओके चलिए, तो जरा ध्यान से अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से। हमने ये 4 इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स से निकालनी है। अब आइए डी ऑर्बिटल सब बनाते हैं अपन, ठीक है। ये देखिए डी ऑर्बिटल मैंने बना दिया, ओके। ये लीजिए, ये 4s है, ये 4p है, तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा 3d होगा और ये 4d होगा, करेक्ट। 4d का हमारे पास कोई यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है? क्योंकि लिगैंड SFL है, लिगैंड SFL है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे, फिर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ये लो भाई 6 इलेक्ट्रॉन है। अब साइनाइड जो है एक SFL है और उसको अंदर वाले लो एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल्स चाहिए, तो वो क्या करेगा, इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करा देगा, इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करा देगा। तो ये कैसी कंडीशन दिखाई देगी? ऐसी। जस्ट ए सेकेंड, ओके, कैसी दिखाई देगी? ऐसी। अब आप देखिए 2 डी ऑर्बिटल चाहिए थे, एक s और 3 p पहले से थे, यानी कि 4 ऑर्बिटल पहले से थे और बस 2 डी ऑर्बिटल और चाहिए थे। क्यों चाहिए थे? अरे भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, तो इसके लिए कितने ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है? 6 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है। याद करो, ये लाइन मैं शुरुआत में सब बता चुका हूं। आई रिपीट, ये सारी बातें मैं यहां पे बता चुका हूं। ये देख लो, कितने ऑर्बिटल्स, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतने ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो भैया 6 ऑर्बिटल्स की मुझे रिक्वायरमेंट है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए, तो 4 ऑर्बिटल मेरे पास अवेलेबल है, 2 डी ऑर्बिटल और मिल गए, बन गया D2sp3। D2sp3 क्यों बोला? क्योंकि अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज हुए इसलिए D2sp3 बोला, बाहर वाले होते तो sp3d2 बोलता। यानी कि ये कौन है? IOC है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। वैसे तो VBT इसको एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं तो आप बोल सकते हो। ये एक तरह का कैसा है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कमी आ गई ना, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हालांकि VBT मैं फिर कह रहा हूं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करती है, लेकिन ठीक है हम इसको यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। चलिए आगे, अगला पॉइंट देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। क्या म्यू कितना है? म्यू 0 है, यानी कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी कि ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। आप देख लीजिए, इन 4 स्टेप के बेसिस पे आपने पूरे के पूरे K4 Fe6 को फोड़ के रख दिया बढ़िया तरह से। अब अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो जल्दी से दूसरा एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं, और वो है बेटा सेकंड एग्जांपल, K3FeCN6। इसी का भाई बंद है बेटा K3FeCN6, ठीक है। तो पहले तो वीडियो को पॉज करिए, जो तरीका मैंने बताया उसको अप्लाई करिए, और फिर ये सारे आंसर निकाल करके रखिए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आ रहा है, और देन उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आप जो जो मैं बताता जाऊं आप उसको क्रॉस चेक करते जाइएगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए। तो होपफुली आपने इतनी देर में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। आइए क्रॉस चेक कर लेते हैं, सही है कि गलत है। नंबर 1, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने चेक की होगी, +3 है। नंबर 2,
डीएन सिस्टम आपने चेक किया होगा कि ये 3D6 और 4s2 होता है, तो 2 यहां से गए, एक यहां से गया, फाइनली क्या रह गया 3D5 रह गया, यानी कि n इक्वल टू 5, यानी कि d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 5। आगे नंबर 3 आपने देखा होगा कि जो लिगैंड है वो साइनाइड है, जो कि एक SFL है। नंबर 4 आपने देखा होगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो एक बात फिक्स है कि हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होना चाहिए, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली। तो कैसे, आइए चेक करते हैं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। ये हमने d ऑर्बिटल बना लिए, ये s ऑर्बिटल बन गया बेटा, ये p ऑर्बिटल बन गया, करेक्ट, और ये वापस से हमने d ऑर्बिटल बना लिया। एज यूजुअल सबको पता है ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है और ये 4d है, करेक्ट। आगे अब d में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, कैसे भरूंगा भैया, ऐसे, कैसे, ऐसे। आगे देख लो, आगे ये है कि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा ये पेयर्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पेयर्ड। राजा जी आ रहे हैं, प्रजा साइड में हो गई, हाँ या ना, जगह कम थी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, अरे अरे हटो हटो, राजा जी आ रहे हैं। और राजा जी कौन है, साइनाइड है, कौन है, साइनाइड। कंडीशन कैसी हो गई, ऐसी हो गई, कैसी हो गई, ऐसी, एक अनपेयर्ड बचा, बाकी सब पेयर्ड हो गए। तो बाय द एंड समरी इज दिस, हमें इसकी तो जरूरत है भी नहीं, उसको भूल जाओ। यहां से हमें 2 d ऑर्बिटल चाहिए थे, मिल गए, हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3, IOC हो गया, लो स्पिन हो गया, म्यू 1.73, आई रिपीट म्यू, जस्ट ए सेकेंड जगह कम पड़ गई, म्यू 1.73 बोर मैग्नेटॉन हो गया, पैरा हो गया, बहरा मत बोल देना, क्या हो गया बेटा, पैरा हो गया, पैरा मैग्नेटिक हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो बाय द एंड समरी इज दिस माय डियर लाला एंड लाली, और वो भी जो दिमाग से खाली, जस्ट किडिंग। हाँ, क्या कि ये सारी चीजें अगर आपकी मैच कर रही हैं, आई रिपीट ये सारी चीजें आपकी मैच कर रही हैं, तो समझ जाइए कि आपको VBT बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जल्दी से ध्यान से देख लो, और इसके बाद मैं अगला एग्जांपल लेने जा रहा हूं, और मुझे मैसेज करके जरूर बताना यार, मैं वेट करूंगा, मैं चेक करूंगा मैसेज, मुझे मैसेज करके जरूर बताना कितने बच्चों का आंसर मैच किया, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। हाँ, सबसे कह रहा हूं, रोशन, कृतिका, वरुण धवल, और क्या कहते हैं, कौन कौन है, बहुत सारे बच्चे हैं, मोहम्मद, आरिफ, जो भी हैं, सभी से कह रहा हूं बेटा, ठीक है ना, अनंत है ना, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, सबसे कह रहा हूं बेटा, सबसे कह रहा हूं, क्या मुझे आप सबके रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे आप सबके मैसेजेस चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए कि भैया वहां बैठ करके ईमानदारी से काम हो रहा है। वैसे मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए ईमानदारी, बताऊं क्यों, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो लिटरली बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मतलब कसम से कह रहा हूं पूरा पक्का फायदा उठा रहे हैं इस लेक्चर का, ईमानदारी से उसको पढ़ने में लगे हुए हैं, देख रहा हूं रोजाना नंबर ऑफ मैसेजेस बढ़ने लगे हैं, मैसेज मिलते हैं प्रेजेंट सर, यानी कि साफ बोलते हैं कि हाँ देखो सर हम हर एक लेक्चर को प्रॉपर वे में सुन रहे हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेहनत जो आपकी है बेटा बेकार नहीं जाएगी, ये रंग दिखाएगी। देख लेना विक्ट्री सेलिब्रेशन में हमारी आपकी मुलाकात होगी, और तब आप कह रहे होगे कि हाँ भाई मान गए, भाई मान गए, कि क्या कहते हैं सर ने बोला था, ATS सर ने बोला था कि बस रेगुलर क्या कहते हैं चिपके रहो इन सब चीजों से तो रिजल्ट मिलता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आप जानते हो आप बहुत स्पेशल बच्चे हो, आई रिपीट, हाँ यूं मत सोचना कि मैं आपको चने के झाड़ पे चढ़ा रहा हूं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी झूठी तारीफ कर रहा हूं, दिस इज द रियलिटी। मेरी आदत है प्रूफ देने की, तो मैं प्रूफ दिए देता हूं कि आप स्पेशल बच्चे क्यों हो। आज के जमाने में बेटा सोशल साइट्स का क्या यूज हो रहा है, बस फालतू के मैसेजेस, फालतू की रील्स, फालतू की चैटिंग, ये वो फलाना ढिमाका, बस यही तो यूज हो रहा है। आप उन
शानदार बच्चों में से एक बच्चे हो जो इस YouTube चैनल का यूज किसमें कर रहे हैं बेटा? अपना कैरियर बनाने में, अपना भविष्य बनाने में कर रहे हैं। फालतू की चीजों में आप टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अपना कैरियर बना रहे हैं। मतलब आप वाकई एक ग्रेट स्टूडेंट्स हो, आप वो बच्चे हो जो आने वाले समय में एक कहानी सुनाएंगे कि देखो हमने इस तरह से पढ़ाई की थी और देखो हमें इन टीचर्स ने इतनी हेल्प की थी। थोड़ा सा मुझे भी याद रख लेना, अच्छा लगेगा। जस्ट किडिंग। हाँ, तो मैं बस इतना सा कह रहा हूं बेटा कि आप वो बच्चे हो जो बताओ यूट्यूब का कितना अच्छा यूज कर रहे हैं, एक करेक्ट बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं ना, जिंदगी में कहानी होनी चाहिए, क्योंकि सक्सेस मिलने के बाद वही तो बतानी होती है। तो हर इंसान के जिंदगी में एक कहानी बनती है, क्योंकि सक्सेस के बाद उसको बताना भी बनता है। बात समझ में आ रही है? तो अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है बेटा कि आप लोग बहुत प्रॉपर इसका यूज कर रहे हैं। और सिर्फ मैं चाहता हूं कि आप केमिस्ट्री में ही नहीं, फिजिक्स मैथ सबको फोड़ें कायदे से, शानदार ढंग से। मतलब मैं उस समय का अभी से इंतजार कर रहा हूं। अभी तो मतलब बहुत टाइम बाकी है, 8-9 मंथ्स अप्रॉक्स बाकी हैं अभी तो, करीब करीब अभी तो बहुत टाइम बाकी है। लेकिन आपको पता है मैं अभी से उस समय का इंतजार कर रहा हूं जब आप विक्ट्री सेलिब्रेशन में आओगे और आप कहोगे कि हाँ हमने पढ़ा था और शानदार हमने फोड़ दिया पेपर। मेरी आपकी मुलाकात होगी, मुझे बहुत खुशी होगी उस समय। चलिए आइए, तो अगला एग्जांपल लेने जा रहा हूं बेटा। नंबर 3 एग्जांपल है NiNH3 होल 6 2+। ये वो एग्जांपल है जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोलता था कि SFL क्या कहते हैं D2sp3 बनाएगा मोस्ट प्रोबेबली। मैं बोलता था SFL यूजुअली लो स्पिन बनाएगा। क्यों बना, यूजुअली मैंने वर्ड क्यों यूज किया? ये वो है जिसमें मैंने बोला था कि अगर SFL है तो वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड को पेयर्ड करेगा यूजुअली, ऐसे मतलब ये वर्ड मैं यूजुअली लगाता था। तो आप सोचते होंगे कि यार ये यूजुअली क्यों लगा रहे हैं? अगर है तो है ही ना, करेगा ही ना। नहीं, ये जरूरी नहीं है। और ये भी सोचना पाप है कि एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन भी नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए आइए देखिए, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको एक्सेप्शन बोलने से क्यों मना किया। जरा ध्यान से देखना। निकेल ऑक्सीडेशन कितनी है बेटा? 2+। सेकेंड स्टेप क्या होगा? डीएन सिस्टम। डीएन सिस्टम कितना होगा बेटा? 3d8 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, 8 बचे, यानी कि n में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ओके, लिगैंड कैसा है भाई? SFL है, इसमें कोई शक नहीं है कि लिगैंड क्या है बेटा? SFL है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा? 6 है। बात समझ में आ रही है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। तो आप बोलेंगे कि आप बोलते थे मोस्ट प्रोबेबली वर्ड आप हमेशा यूज करते हो, यूजुअली वर्ड यूज करते हो, क्यों नहीं डायरेक्ट बोल देते? नहीं यार होता है, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? आइए देखिए ध्यान से। और मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फील आ रही है कि कुछ बच्चों ने तो ये डीएन सिस्टम लिखते लिखते ही शायद इस बात को कैच कर लिया होगा। मुझे ऐसा फील आ रहा है, पता नहीं मैं सही हूं गलत हूं मुझे नहीं पता, पता नहीं क्यों, मगर मुझे ऐसा फील आ रहा है कि कुछ बच्चों ने तो डीएन सिस्टम लिखते लिखते इस बात को कैच कर लिया होगा कि मैं ये ऐसा क्यों बोलता था। चलिए, लेकिन जो बच्चे कैच नहीं कर पाए वो इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कौन है बेटा? 3D है। ये कौन है? 4s है। ये कौन है? 4p। और ये कौन है? 4d है। करेक्ट। नाउ डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं भाई? 8 इलेक्ट्रॉन भरने। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। करेक्ट? हाँ जी करेक्ट। अब सबको बताया कि अमोनिया SFL है। अमोनिया आएगा, अनपेयर्ड को पेयर्ड कराएगा। तो अनपेयर्ड को पेयर्ड कराएगा तो जब ये इधर जाएगा तो यहां पे कितने डी ऑर्बिटल खाली बचेंगे? आई रिपीट, कितने डी ऑर्बिटल खाली बचेंगे? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही जवाब, 1 डी ऑर्बिटल खाली बचेगा। कितने डी ऑर्बिटल खाली बचेंगे? 1 डी ऑर्बिटल खाली बचेगा। यह बात समझ में आ गई? सिर्फ 1 डी ऑर्बिटल खाली बचेगा। और चाहिए कितने थे? 2। चाहिए कितने थे? 2। और बचा कितना? 1।
तो अब समस्या क्या आएगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। चाहिए थे 2 d ऑर्बिटल, मिला कितना, 1। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 1 d ऑर्बिटल यहां का ले लूं, 1 d ऑर्बिटल यहां का ले लूं और ये बीच के 4 ऑर्बिटल ये ले लूं और बोल दूं dsp3d। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अगर ऐसा सोच रहे हो, जस्ट ए सेकेंड, अगर ऐसा सोच रहे हो तो कसम से कह रहा हूं दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर रहे हो, यानी कि महापाप कर रहे हो। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि 1 d ऑर्बिटल इधर का आ जाए और 1 d ऑर्बिटल उधर का आ जाए, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। 2 d ऑर्बिटल या तो इधर के हो या उधर के हो, एक तरफ का होना नहीं बनता। एक तरफ का होना, सॉरी, दोनों तरफ का, गलत बोल गया, दोबारा बोलता हूं, दोनों तरफ का नहीं होना बनता, एक तरफ का चाहिए, या तो इधर का चाहिए या उधर का चाहिए, ठीक है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम ये करेंगे, हाँ, कि जस्ट ए सेकेंड, तो हम क्या करेंगे बेटा, तो हम ये करेंगे, ये तो गलत हो गया, ये तो सब क्या है, गलत हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, d ऑर्बिटल्स को ऐसे ही रखेंगे, कई से ऐसे, ये s ऑर्बिटल हो गया हमारा, ये p ऑर्बिटल हो गया, देखते जाओ ध्यान से, और ये हमारा अगेन d ऑर्बिटल हो गया। एंड एज यूजुअल सबको पता है कि ये कौन सा d ऑर्बिटल है, 3d, ये 4s है, ये 4p है, और ये कौन है बेटा, 4d है, करेक्ट। नाउ जरा ध्यान से देखना, हम इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड ही रहने देंगे और एक s 3p और 2d ऐसे ले लेंगे और बना डालेंगे sp3d2। क्या बना डालेंगे, sp3d2। कहने का मतलब है हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड तभी करेंगे जब हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हो। अगर हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, अगर हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, तो हम उनको छोड़ देंगे, बोलेंगे भैया तुम्हें अनपेयर्ड को पेयर्ड कराने से कोई फायदा नहीं है, एक ही तो d ऑर्बिटल मिलवाए, हमें तो कितने चाहिए थे, 2, तुम ऐसे ही रहो, हम बाहर वालों से काम चला लेंगे, ये लो भाई। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि SFL हमेशा IOC बनाएगा नहीं, कंडीशन मैटर करती है। अगर अंदर d ऑर्बिटल खाली है ही नहीं, अरे भाई सुना क्या बोला, अगर अंदर d ऑर्बिटल खाली है ही नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी ना है, हेलो क्या बोला मैंने, जबरदस्ती थोड़ी ना है। अगर अंदर d ऑर्बिटल खाली नहीं है तो कहां से वो अंदर वाले d ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा, वो बाहर वाले पे जाएगा। इसलिए बार बार मैं बच बच करके बोलता था मोस्ट प्रोबेबली, इसलिए मैं ऐसे बोलता था, क्योंकि जो चीज मैं बता रहा हूं वो हमेशा होगी ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि उसका डीएन सिस्टम कैसा है। तभी तो मैंने कहा जब तक ये 4 चीजें आपके सामने ना हो, हेलो क्या कहा, जब तक ये 4 चीजें आपके सामने ना हो किसी फाइनल कंक्लूजन पे मत पहुंचना। 2 चीजें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन और डीएन सिस्टम। लिगैंड तो आप पहचान ही लोगे मुझे पता है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों में गलती कहां से होती है, यहां से होती है, डीएन सिस्टम से होती है और ऑक्सीडेशन से। तो ऑक्सीडेशन और डीएन सिस्टम आपको पता होना बनता है, ये बात समझ में आ रही है। चलिए, अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आप SFL के पीछे पड़े हुए हो, एक WFL भी बता देते अच्छा लगता। क्यों नहीं, बिल्कुल बताए देते हैं। WFL कौन सा एग्जांपल था, तीसरा, ओके, ये है चौथा एग्जांपल। आइए WFL के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। WFL को ध्यान में रखते हुए एक एग्जांपल लिए लेते हैं। मान लो FeH2O6 है, ठीक है, और जस्ट इमेजिन 3+ है। तो अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आइए चेक करते हैं। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, डीएन सिस्टम कितना होगा रे, डीएन सिस्टम 3d6 4s2, ये 2 गए, एक यहां से गया, यानी कि ये बचा 3d5 बचा, यानी कि डीएन सिस्टम होगा 5। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं। कहां पे चलते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं। ये क्या हो गया, हमारा लिगैंड हो गया, जो कि एक कैसा है,
WFL है। नंबर 4 हो गया, क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, जो कि अभी फिक्स है और वो है 6। ओके चलिए, तो अब यहां पे हमने इसको ऐसे बनाया, कैसे बनाया, ऐसे बनाया, एंड फाइनली ये S है, ये P है, और ये कैसा है बेटा, ये D है, हाँ या ना। चलिए, सबको पता है कि ये 3D है, ये 4S है, ये 4P है, ये 4D है, समझ में आ रहा है। आगे क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन हमको ऐसे भरने हैं, समझ में आ गया होगा। और ये सब खाली पड़े हुए हैं बेटा। अब WFL आएगा, वो इन अनपेयर्ड की ओर देख भी नहीं पाएगा, वो बोलेगा भैया दूर से ही प्रणाम, राम राम। क्यों? क्योंकि हम इन अनपेयर्ड को पेयर्ड नहीं कर सकते, हमारे लिए तो वो खाली पड़े, हम तो चले वहां। और ये बना लेगा ऐसे, और मैं लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा ऐसे, यानी कि ये होगा OOC, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का कैसा होगा, हाई स्पिन होगा। ये अलग बात है, मैं फिर याद दिला दूं कि VBT में हाई स्पिन लो स्पिन को एक्सप्लेन नहीं किया जाता, VBT में हाई स्पिन लो स्पिन को एक्सप्लेन नहीं किया जाता, VBT में हाई स्पिन लो स्पिन को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। तो कहां किया जाता है? CFT में किया जाता है। कहां किया जाता है? CFT में। आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी आप मुझे बोलो कि सर इसको बताओ कि ये IOC है कि OOC है, मैं बता दूंगा कि ये OOC है। क्या बता दूंगा? OOC है। आप मुझसे बोलोगे इसका म्यू क्या है, मैं बता दूंगा कि इसका म्यू 2.83 है। आप बोलोगे ये पैरा है, डाया है, मैं बता दूंगा कि ये पैरा है। लेकिन अगर आप मुझसे बोलोगे कि ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं आपको CFT नहीं पढ़ाऊंगा तब तक यहां पे मैं लो स्पिन हाई स्पिन को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो लो स्पिन हाई स्पिन को मैं तभी एक्सप्लेन कर सकता हूं जब मैं CFT जानता हूं। तो ये बात ध्यान रखिए। यहां पे अगर कोई बच्चा मुझसे पूछ ले कि इसको लो स्पिन मानूं या हाई स्पिन मानूं, नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाऊंगा? क्योंकि अभी मैंने CFT नहीं पढ़ाई है। जब तक मैं CFT नहीं पढ़ाई है, मैं तब तक यहां कुछ भी बोलूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो लो स्पिन हाई स्पिन को समझने के लिए आपको CFT का इंतजार करना पड़ेगा। VBT में हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यहां बस हम इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहां हम एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ लिख रहे हैं। और कहो तो ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं फिर कहूंगा VBT लो स्पिन हाई स्पिन को एक्सप्लेन नहीं करती। आगे देखिए, म्यू कितना होगा बेटा? 5.92 समथिंग होगा, और ये कैसा होगा? पैरा होगा। तो मेरे हिसाब से आपको अभी तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 3 केसेस बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के। सर आपने तो कहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हमारे सिलेबस में होता ही नहीं है। हाँ बात तो सही है, नहीं होता है, लेकिन 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो अलग अलग जगह हमारी बुक्स में दिए हुए हैं, और उनके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन भी आ चुका है। जैसे FECO होल 5 है तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। तो प्रिकॉशनरी उनका हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ता है। कभी कुछ पूछ लिया तो फिर तुम कहोगे कि ATS सर ने तो पढ़ाया ही नहीं था, तो हम कैसे बताते? तो भाई वो दिन ना आए, इसलिए क्या कहते हैं, मैं सोच रहा हूं कि वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो आ जाओ पता कर लेते हैं। पहला FECO होल 5 बहुत ही फेवरेट एग्जांपल है मेरा, नहीं मेंस और एडवांस का। अक्सर इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आइए देखते हैं। एज यूजुअल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे 0 चार्ज है, अंदर न्यूट्रल लिगेंड है, यानी कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अगर मैं DN सिस्टम की बात करूं, किसकी बात करूं? DN सिस्टम। तो DN सिस्टम फिलहाल मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 और 4s2 होगा, और बिना S के कोई हाइब्रिडाइजेशन हमें इस तरह से फील नहीं आता है। तो S ऑर्बिटल का होना तो जरूरी है। तो रिपल्शन पाके कैसे, वो मैं अभी बताऊंगा, चिंता ना करो। ये 2 इलेक्ट्रॉन को हमने 3D में भेज दिया, एंड फाइनली ये क्या हो गया? ये D6 से D8 हो गया, D6 से
D 8 हो गया, यानी कि ये 3D 8 हो गया, यानी कि n इक्वल टू 8 हो गया, यानी कि DN सिस्टम कितना है 8 है। आगे ये चीज मैं अभी बताऊंगा, चिंता ना करें, आगे बढ़िए। लिगेंड कैसा है भैया, बहुत बड़ा वाला SFL है, मतलब जबरदस्त स्ट्रॉन्ग फील्ड, याद करो सबसे आखिरी में यही आ रहा था। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या है, फिक्स है, बोले तो 5 है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो हमारे सामने दो ऑप्शन है, या तो ये DSP3 होगा या ये SP3D होगा, दो में से एक चीज होगी। तो ये क्या होगा, आइए इसको देखे लेते हैं। ये D ऑर्बिटल है, ये S ऑर्बिटल है, ये P ऑर्बिटल है, और ये अगेन D ऑर्बिटल है, करेक्ट। नाउ अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या है बेटा, 3D है, ये 4S है, ये 4P है, और ये 4D है, करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पे D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन लिगेंड कैसा है, SFL। लिगेंड कैसा है, SFL। तो ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। अब ये कैसा दिखाई देगा, ऐसा, हाँ या ना, क्या सर ये एक्सेप्टेबल होगा, हाँ बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा। क्यों सर, पिछली बार तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया था, अब क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो। अरे भाई मेरे, हमें टोटल 5 ऑर्बिटल चाहिए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है मेरे भाई, हमें टोटल 5 ऑर्बिटल चाहिए थे, एक S मिल गया, 3 P मिल गए, यानी कि 4 मिल गए, बस एक ही तो चाहिए। अब वो हमें कौन मिल रहा है, D मिल रहा है, तो हम उसको ले लेंगे। तो ये बाय द एंड समरी इज दिस बन गया DSP3, DSP3 बन गया। अरे भाई एक ही D ऑर्बिटल चाहिए था, वो मिल रहा है, मतलब कंडीशन जो है, रिक्वायर्ड कंडीशन वो फुलफिल हो रही है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। कहां दिक्कत आ रही है, तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया और DSP3 बना लिया, दैट्स ऑल। तो फाइनली अब आपके मन में आएगा क्वेश्चन, सर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो मैं बता दूं कि यहां पे जो D ऑर्बिटल है, आई रिपीट, यहां पे जो D ऑर्बिटल है वो D ऑर्बिटल DZ² है। तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो होगी, क्या होगी, TBP। TBP का मतलब होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। TBP का मतलब होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लाइक दिस। यहां पे CO CO और ये CO, सब में CO, ओके। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि DZ² होगा, हो सकता है DX² माइनस Y² होता, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे D ऑर्बिटल कौन सा होगा। तो बेटा यहाँ पे बड़ी सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं कि हमारे सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 इन दो की CFT है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की CFT हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जब तक हम CFT नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इसके बारे में कोई कमेंट कर नहीं सकते। तो और मजे की बात, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की CFT पढ़नी नहीं है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, यहां पे मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्या, क्योंकि ये बोलते हुए मुझे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन मजबूरी ये बोलना पड़ेगा। मैंने बोला था कि जहां पे जो होगा मैं ईमानदारी से बता भी दूंगा, मना नहीं करूंगा, क्या कि ये DZ² ऑर्बिटल आपको याद रखना पड़ेगा कि यहां पे DZ² होता है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, DZ² आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की भी CFT हमारे सिलेबस में होती, हम पढ़ते, इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते कि भाई देखो ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है। लेकिन जब वैसा नहीं हो रहा है तो वी कांट डू एनीथिंग, हम इसमें फिर कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा कि ये DZ² होता है, एंड दैट्स ऑल। तो बाकी दो एग्जाम्पल कौन से हैं जो मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं। एक एग्जाम्पल है बेटा, ये आपको अपने आप अपने दम पे करना है, NiCN होल 5, आई रिपीट NiCN होल 5 3-। और दूसरा एग्जाम्पल जो आप अपने आप करेंगे वो होगा बेटा CuCl5 3-। हाँ, इसमें
आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो सामने है बस एज इट इज आपको देख करके बताना है। बहुत ही सिंपल तरीका है जो वीबीटी में मैंने आपको सिखाया है। एक जगह आप अटकोगे, वो क्या है, इसकी ज्योमेट्री। तो उसमें मैं आपको हेल्प कर दूं कि इसमें डी ऑर्बिटल होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मुझे पता है अब आप इसकी ज्योमेट्री भी बना दोगे। और इसमें डी ऑर्बिटल होता है डी जेड स्क्वायर, दैट्स ऑल। ओके, तो ये रहा आपका क्या वीबीटी का। और वीबीटी में एक चलते चलते मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। जैसे आयरन पेंटाकार्बोनाइल, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये क्वेश्चन आपको सोचना है। NiCO होल 4, इनको आपको सोचना है। अगले टर्न पे आके अपन इन सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते चलते बस ये 3 लाइनें सुन लो, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी 3 लाइनें हैं। अब वो क्या है, जरा ध्यान से सुनना। अनेबल टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रॉपर्ली, कहने का मतलब है जैसे आपने देखा हो, एक एग्जांपल देखा होगा आपने, कौन सा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कहां गया, ये रहा। अगर आप ध्यान से देखें तो लिगेंड SFL है, इस हिसाब से तो ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, लेकिन ये डायमैग्नेटिक ना होके क्या होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये वीबीटी का एक ड्रॉबैक है, ये हर एक को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हर एक का मैग्नेटिक बिहेवियर प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और देखिए, अनेबल टू एक्सप्लेन द कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जब आप यही नहीं बता सकते कि कोई कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, तो फिर आप उसके प्रॉपर कलर को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये कलर्ड होगा या कलरलेस होगा। अनेबल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, ये कब से चिल्ला रहा हूं मैं, हाँ, लो स्पिन और हाई स्पिन, मैंने सिर्फ एक आध जगह बताया है, हटा दो, अगर नहीं समझ में आता है हटा दो। लो स्पिन हाई स्पिन को अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो उसके लिए आपको CFT का इंतजार करना पड़ेगा, वीबीटी उसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आए तो बेटा मुझसे पूछ लेना, नीड नॉट टू वरी, ठीक है। यूजुअली क्या कहते हैं, कई बार बच्चे टेलीग्राम पे भी पूछते रहते हैं, ग्रुप पे, वहां पे भी बता ही देता हूं, आप चिंता ना करें, आप अपने यूट्यूब पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे भी मैं आपके देख लेता हूं डाउट्स, तो बता ही देता हूं, और बढ़िया मन लगा के पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, ठीक है। और टेक केयर, बाय बाय।